इंट्रोडक्शन टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम किस तरह डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें, लेटेंट हीट को हमने बहुत आसान लफ्जों में कुछ इस तरह डिफाइन किया था कि लेटेंट हम किसको कहते हैं? हिडन चीज, यानी जो कि एग्जिस्ट करता है लेकिन अपेयर नहीं होता, आप ऑब्जर्व उसको नहीं कर रहे होते, तो उसको हम हिडन कहते हैं। और हीट हम कहते हैं क्या है हमारे पास? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी जब एक ऑब्जेक्ट में या एक जगह पर थर्मल एनर्जी ज्यादा हो और दूसरे पर कम हो, तो हम कहते हैं कि ज्यादा वाली जगह से कम की तरफ वो ट्रांसफर होती है, और फिर इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हीट। और वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी लिक्विड स्टेट को हीट देने से वेपर स्टेट में यानी गैसीय स्टेट में चेंज करते हैं, उसका स्टेट चेंज करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो अगर आप देखें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ, यानी जब हम हीट दे देते हैं ऑब्जेक्ट को और वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो हीट आप दे रहे होते हैं वो हिडन रहता है। हिडन का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो हम आसान लफ्जों में अगर आप देखें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक लिक्विड को हीट दे रहे हैं और वो जस्ट उसका स्टेट चेंज होता है, यानी जस्ट वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में जा रहा है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम उसको हीट दे देते हैं, इस तरह की हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसीलिए हमको लगता है कि जो हीट हम दे रहे होते हैं वो अब यहाँ पर हिडन है, यानी वो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा, इसीलिए उसको हम कहते हैं हिडन है, वो अपेयर नहीं हो रहा। तो अब हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर आप देखें, इसको मैं फॉर एग्जांपल फिगर ए का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास फिगर ए है और जो हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है उसको हम फिगर बी का नाम दे देते हैं, वो फिगर बी। दोनों को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल इस बीकर में हमने लिया है वाटर। ये जो कलर हमने शो किया हुआ है इसको आप वाटर कंसीडर कर ले, लिक्विड फॉर्म में है। हम चाहते हैं कि इस वाटर को लिक्विड फॉर्म से हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसका स्टेट चेंज कर लें। तो अब स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? लाजमी बात है, इसको हीट अप करेंगे, यानी इसको हीट देंगे। तो अब हम आते हैं इसके इस पार्ट से, यानी फर्स्ट पार्ट से आते हैं सेकंड पार्ट तक, यानी इसमें हम इसको हीट दे देते हैं। जो आप इसको हीट दे देते हैं, देखिए सेकंड बीकर में हमने इसको शो किया हुआ है, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी है, वाटर का जो हमारे पास स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट है, मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी जिसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड्स वो एनर्जीज हैं जिनकी मदद से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने साथ अटैच रखते हैं, यानी वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते। इसी तरह जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, क्योंकि हीट एक्चुअली एनर्जी है, और जब कोई पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेता है तो उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। यानी आप बिल्कुल इसी तरह कंसिडर कर ले कि फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी अपनी भी थर्मल एनर्जी है, आप इसको और भी थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? वो बढ़ती है। और इस ग्रेटर एनर्जी को देके हम इस तरह के कर्व से शो करते हैं। ये जो कर्व लाइन हम ड्रा करते हैं इसका मतलब है कि एनर्जी बढ़ गई। तो जब एनर्जी बढ़ जाती है पर पार्टिकल एनर्जी, तो जब भी इन पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। यानी पर पार्टिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। अगर पर पार्टिकल एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम होगा, पर पार्टिकल एनर्जी ज्यादा है हर एक पार्टिकल के पास तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब आप इसको हीट दे रहे होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर क्या होगा? वो बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर है जिस पर वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो इसी तरह हमारे पास हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखेंगे कि जब आप टेम्परेचर को 100 पर पहुंचा देंगे तो उसके बाद क्या होगा? इसका स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी ये लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस 100 पर जितना भी आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इसकी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो हीट आप दे रहे हैं वो क्या है? वो हिडन है, जिस तरह कि हमने ऊपर लेटेंट हीट में पढ़ा।
कि ये हीट टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। तो जब टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा तो हम कह रहे हैं कि फिर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किधर जा रहा है, वो डिसअपीयर क्यों हो रहा है। तो चूंकि हम देख रहे होते हैं कि स्टेट चेंज होता है, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड का स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बॉन्ड्स ब्रेकिंग में यूज हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान बॉन्ड्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो इसीलिए जो हीट आप इसको प्रोवाइड करते हैं वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होता है, यानी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में यूज हो रहा है, और जो इनकी थर्मल एनर्जी है उसको नहीं बढ़ा रहा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हीट आप उसको दे रहे हैं वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, लेकिन तब टेम्परेचर राइज करेगा एक पॉइंट पर कि जब सारा का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी जब सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद तो चूंकि बॉन्ड्स नहीं रहेंगे इसीलिए फिर बॉन्ड्स ब्रेकिंग में हीट एनर्जी यूज नहीं होगी। तो उसके बाद जो है जो हीट ऑफ एनर्जी उसको दे रहे होते हैं वो इन पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी में इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और जब थर्मल एनर्जी फिर इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखें कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लिक्विड्स को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट अप करते हैं तो वो सारा का सारा हीट इनके दरमियान बॉन्ड्स ब्रेकिंग में यूज होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक सारा का सारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद जो हीट आप उसको देंगे वो चूंकि बॉन्ड्स अब नहीं रहेंगे तो वो सिर्फ टेम्परेचर को राइज करेगा, फिर उसको हम लेटेंट हीट नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक ये सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट नहीं हुआ है तब तक ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही रहेगा। तो इसको अगर हम यूं देखें कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स है फॉर एग्जांपल, उनके दरमियान एक बॉन्ड है, आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, वो बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगा। अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स है सपोज, तो देखें फिर इनके दरमियान बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, इनके दरमियान भी बॉन्ड होगा, इनके दरमियान भी बॉन्ड होगा। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा हीट आपको रिक्वायर्ड होगा, और बॉन्ड्स कब ज्यादा होंगे, जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि फिर मैस ज्यादा होगा। तो मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा आपको हीट रिक्वायर्ड होगा, जितना कम मैस होगा आपको कम हीट रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है LV, उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के लिए। जितना ये ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ये कम है तो ये कम रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह अगर हम इससे एक इक्वेशन बनाना चाहे तो हम क्या करते हैं, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं, इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम कहते हैं। जब इसको हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेलिटी का साइन आता है हमेशा और एक कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं HV, कैपिटल HV से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैस जो है वो वही रहता है। तो देखिए इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो LV है जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, यानी वो हीट है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, जस्ट उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये हमारे पास मैस है उस लिक्विड का। लेकिन HV जो हमारे पास आ गया एक नया टर्म, वो क्या है, क्योंकि वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आ गया तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो देखें बोथ साइड्स ऑफ M पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास इसकी डिफिनीशन आ जाएगी। यूं हम कर सकते हैं HV इंटू M, यहाँ भी M पे डिवाइड कर ले, यहाँ भी M पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा HV is equal to LV divided by M। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर यूनिट मास जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसको फिर हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यानी जब आपके पास यूनिट मास हो, 1 किलोग्राम लिक्विड हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, जो हीट आप प्रोवाइड कर लें उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहेंगे। और अब अगर आप आ जाए इसके ग्राफ की तरफ, तो ग्राफ हमारे पास देखिए इसका -40 फॉर एग्जांपल आपके पास आए से उसको आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहे तो टेम्परेचर एक खास हद तक बढ़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 0 पर ये मेल्ट हो गई, हमने पढ़ा है फ्यूजन में, फिर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब 0 के बाद देखिए सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाए तो फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखिए 100 तक, फिर 100 पर ये फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए टेम्परेचर जो है, हीट हम उसको दे रहे हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर एक्सिस है
और ये हमारे पास ये हीट एक्सिस जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखें हम उसको हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 पर, यानी सारा का सारा हीट जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो रहा है। जब सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए इसमें तो फिर उसके बाद जो है देखिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसकी जो यूनिट है हमारे पास देखें वो क्या है, जॉल पर किलोग्राम, इस फार्मूले के मुताबिक।